गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे चैनल जीएस स्टडी 94 में। और दोस्तों में यश तो दोस्तों एक बार फिर हम लेकर आए हैं एडिटोरियल, जिसे आप संपादकीय के नाम से जानते हैं। अमर उजाला के मुख्य भाग का ये विषय है और जो आज का कह सकते हैं जो संपादकीय बहुत ही खास है और उसका विषय है तालिबान का फरमान और मलाला। बता दें, जब से अफगानिस्तान की सत्ता पर तालिबान, ये कह सकते हैं ये आतंकी संगठन ही है। इसीलिए कहा जाता है ना, यदि कोई देश आपके सुरक्षा के लिए आया है तो कम से कम चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। यही अफ़गानिस्तान के लोग थे। जब तक अमेरिका इनके देश में था, इन्हें पूरी तरह से सुरक्षा मुहैया कराया। कभी भी तालिबान सर उठा के नहीं चल पाया। जैसे ही पाकिस्तान कहा ठीक है भैया, जब आप लोग इतनी मारामारी कर रहे हो तो मैं आप लोगों को सत्ता आपके हाथ में देकर जा रहा हूँ, जैसे वो जाता है अमेरिका, उसके बाद तालिबान पूरी तरह से ध्वस्त करके इनकी नीतियों को, इनके सैनिकों को, यहाँ तक कि अफ़गानिस्तान के कुछ सैनिक जो पूरी तरह से तालिबानी मानसिकता से प्रभावित थे, आकर उनसे मिल गए। इसीलिए कहा जाता है, चीज़ों को समझिए, कौन आपके हित के लिए है और कौन आपके खिलाफ है। और अफ़गानिस्तान की सरकार और अफ़गानिस्तान के लोग समझ नहीं पाए। वो स्थिति आई, आज जो भी महिला प्लेयर थी, खिलाड़ी थी, आज वो किसी दूसरे देश में शरण लेकर रह रही हैं, क्योंकि उन्हें पता था तालिबान जैसे ही आएगा खात्मा करना स्टार्ट कर देगा। किसी भी महिला को खेलने की आज़ादी नहीं देगा, पढ़ने की आज़ादी नहीं देगा। ऐसे तमाम तरह के जो फिजिकल करिकुलम एक्टिविटीज़ हैं पूरी तरह से बैन। जो सरकारें, जो विचारधारा, जो तालिबान महिलाओं की शिक्षा पर रोक लगा सकता है, आप सोचिए उसे खेलने के लिए कहीं भेज सकता है। क्योंकि देख, एक तरह से मैं बताऊँ ना, तालिबान की जो विचारधारा, जो मानसिकता, वो महिलाओं को एक मशीन की भांति, खाना खाए हैं, मशीन की भांति ही मानते हैं कि इनसे क्या अपने बच्चे पैदा करो, उसके बाद घर गृहस्थी ये देखें, उसके बाद इनका कोई और दूसरा रूप नहीं है। इसीलिए ये इतनी संकीर्ण मानसिकता से और महिलाओं के खिलाफ इतनी उग्र जो इनकी मानसिकता है, पूरी तरह से साफ सामने आ रही है। और इसके बारे में अब देखिए, लिखा नहीं विषय तालिबान का फरमान और मलाला। तो मलाला को यहाँ पे इसलिए लिखा गया है क्योंकि मित्रों बता दें, मलाला ने तालिबान के इस फरमान का विरोध किया है। मलाला ने कहा है कि जो तालिबान की जो औरतें हैं, या फिर कहें अफ़गानिस्तान, तालिबान वैसे ही लग रहा है कि तालिबान जैसे लग रहा है कोई आतंकवादी, कोई संगठन हो, किसी देश को संचालित कर रहा हो। जी हाँ, वही है, एक ऐसा आतंकी संगठन जिसने जबरन कब्जा करके अफ़गानिस्तान को अस्थिर करके अपनी सरकारें वहाँ पे चला रहा है। और जो इसके खिलाफ मुँह उठाएंगे, जो उनके खिलाफ पत्रकारिता करेंगे, कुछ भी, यदि आप उस देश में हैं, तालिबान की निंदा कर रहे हैं, तो कल सुबह सूरज नहीं देख पाएंगे आप। इतनी सख्त कार्रवाई होती है वहाँ पे और इतनी जल्दी। अभी आपने देखा होगा, बीच में एक बंदा था, मतलब सबके सामने उसने फांसी दे दिया, चौराहे पे खड़ा करके। तो कई देशों ने हालांकि इसकी निंदा की। देश जो दूसरे बस निंदा ही करेंगे, ठीक है। वैसे तो वैश्विक स्तर पर देखा जाए, तमाम तरह के संगठन बनाए गए हैं। यदि किसी भी देश में मानवाधिकार का उल्लंघन होता है, मानवाधिकार को कुचला जाता है, महिलाओं का दमन शोषण किया जाता है, गरीबों का उत्पीड़न किया जाता है, तो वहाँ पे वैश्विक जो संगठन बना है उसके माध्यम से उस देश को चिन्हित किया जाएगा। उसके ऊपर तमाम तरह की आर्थिक फलाना ढिकाना जो भी आवश्यकता होगी तो हम मिसाइल भी दाग देंगे। पर हालांकि ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। जब तक आप इन महाशक्तिशाली देशों के खिलाफ नहीं आएंगे, तब तक। बता दें आपको, ये पूरी दुनिया जानती है, लादेन को यदि किसी ने बनाया तो अमेरिका ने अपने स्वार्थ के लिए बनाया था। और उसके बाद उसे उस हाल में छोड़कर अमेरिका चला गया। उसके बाद उसने एक माइंड सेटअप तैयार कर लिया कि मैं अमेरिका जैसे देश को ही नहीं छोड़ूंगा। अब उसके बाद जब अमेरिका ने बनाया, अमेरिका में 2001 में या 2000 में ट्विन टावर उड़ा दिया था लादेन ने। उसके बाद
भले मान के चलिए 20 साल बाद उसने लादेन को मारा या फिर 15 साल बाद मारा, पर उसने मारा। तो वही है ना, जब तक उनके ऊपर आज क्या है, अमेरिका और यूरोप के कुछ देश हैं चढ़ा कर यूक्रेन रसिया में युद्ध करा रहे हैं और अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं, तमाशा देख रहे हैं। पर कोई खुलकर सामने नहीं आ रहा कि हाँ भाई हम पीठ पीछे से समर्थन कर रहे हैं, हम हथियार मुहैया कर रहे हैं, पैसा मुहैया कर रहे हैं, तमाम तरह के चीज़ें जो हैं कि यूक्रेन जैसे देश को दे रहे हैं। और यूक्रेन यदि इस बात को नहीं समझा तो बर्बाद हो जाएगा। यदि ज़ेलेंस्की नहीं समझे तो पूरे देश के नागरिकों को बर्बाद बंदा कर देगा, बस अपने झूठे शान में। उसे ये महसूस हो रहा है ना कि मुझे अन्य देशों से सहानुभूति मिलेगी और यही सहानुभूति एक दिन युद्ध में बदलेगा और सारे देश मेरे तरफ से रूस के ऊपर अटैक कर देंगे, पर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इससे आप सतर्क हो जाइए, समझदार हो जाइए। ये जो वैश्विक संस्थाएं, ये जो महाशक्तिशाली देश अपने आप को कहते हैं, यदि किसी प्रकार का आपको प्रलोभन दे रहे हैं तो बचिए, बर्बाद हो जाएंगे, कोई कुछ नहीं बचाने तक नहीं आएगा। ठीक है, तो चलते हैं। हालांकि इस दिया तालिबान का फरमान और मलाला, तो मलाला इसलिए दिया गया क्योंकि मलाला ने तालिबान के इस फरमान का सख्ती के साथ विरोध किया और कहा उसने कि तालिबान के इस प्रकार के प्रकरण की मैं निंदा करती हूँ, और जो चाहे पाकिस्तान की हो, किसी भी देश में हो, स्पेशली भी मैं इसके बारे में बात कर रहा हूँ, अफ़गानिस्तान की महिलाएं हों या पाकिस्तान की महिलाएं हैं जो उच्च शिक्षा या एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देती हैं और वो पढ़ना चाहती हैं, तो वो मुझे देखें। ठीक है, और मैं जो है पाकिस्तान में जाऊंगी और पाकिस्तान के माध्यम से या फिर देश के अन्य वैश्विक मंचों के माध्यम से मैं तालिबान को समझाऊंगी। यही मलाला यूसुफ़ज़ई हैं जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, क्योंकि इनको ये कहा जाता कि इन्होंने ये महिलाओं के लिए एक प्रेरणा है। क्योंकि एक समय था जब दोस्तों मलाला यूसुफ़ज़ई तालिबान के लाख मना करने के बाद भी यदि कोई महिला, उनका फरमान था कि यदि कोई महिला, इनका घर जो है स्वात एक जगह है पाकिस्तान में, वहाँ पे है, तो इन्हें कहा गया कि यदि कोई महिला स्कूलिंग के लिए जाएगी तो उसे गोली मार दिया जाएगा। और मलाला यूसुफ़ज़ई डरी नहीं, उनके हौसले बुलंद थे और जो स्टडी को लेकर, जो एजुकेशन को लेकर इनके मन में एक भावना थी, जो तपन थी, वो गई और इनके सर में तालिबानी ने गोली मारा था। बता दें, जब नोबेल पुरस्कार मलाला यूसुफ़ज़ई को दिया गया था तो उस समय कैलाश सत्यार्थी, जो कि छोटे छोटे बच्चों को एम्पावर करते हैं, ठीक है, उन्हें एजुकेशन दिलाते हैं, उनके रहन सहन की गुणवत्ता को बढ़ाते हैं। यदि कोई छोटा बच्चा किसी कंपनी या फिर कारखाना कहीं भी कार्यरत है तो वहाँ से उसे छुड़वा कर लाते हैं और उसे उनका खुद का सेंटर वहाँ पे ले जाते हैं। ठीक है, एक तरह से बाल सुधार गृह है वो, और वहाँ पे बच्चों को शिक्षा वगैरह जो भी चीज़ें हैं मुहैया कराई जाती हैं। तो हालांकि कई बार जा चुकी हैं। ठीक है, इस समय इनकी शादी भी हो गई है। मलाला यूसुफ़ज़ई की शादी के बाद ये कह सकते हैं लाहौर एयरपोर्ट पर गई और वहाँ के जो बड़े बड़े पत्रकार थे, सोशलिस्ट थे, इनके बारे में उन्होंने बहुत अच्छा भी लिखा कि एक महिला जो है अपनी जान की बाजी लगाकर किस प्रकार से अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान में जो महिलाएं पीड़ित हैं, जिनका उत्पीड़न किया जा रहा है, शोषण किया जा रहा है, जिन्हें स्कूलिंग के लिए रोका जा रहा है, किस प्रकार से ये उनका विरोध कर रही हैं। ऐसी मानसिकता का वो विरोध कर रही हैं जो ये सोचते हैं कि महिलाएं जो है दोयम दर्जे की नागरिक हैं, महिला कुछ भी करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है। उन्होंने कहा कि हमें आप देख लीजिए, ठीक है, हमने वो मुकाम हासिल किया है। देखिए आगे चलते हैं। मलाला न केवल पाकिस्तान और कई अन्य देशों में शिक्षा पर काम कर रही हैं, बल्कि वह और उनके पिता ज़ियाउद्दीन यूसुफ़ज़ई वास्तव में अफ़गानिस्तान में भी ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पिता और पुत्री हर संभव मंच से आवाज़ उठा रहे हैं और तालिबान सरकार से लड़कियों को स्कूल जाने की इजाज़त देने की मांग कर रहे हैं।
लेकिन वास्तव में जब लड़कियों की शिक्षा की बात आती है तो शक्ति काबुल में नहीं बल्कि कंधार में नेतृत्व के पास चली जाती है। जो ऐसे मामलों में निर्णय लेते हैं, मलाला ने हाल ही में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और उनके कुछ मंत्रियों से न्यूयॉर्क में मुलाकात की थी। सोचिए, काबुल से कंधार में चल जाती, इसका मतलब ये हुआ जो कंधार में ने उग्रवादियों का, आतंकवादियों का, माओवादियों का, नक्सलवादियों का, इन्हीं लोगों का संगठन है कंधार में। और ये लोग डिसाइड करते हैं कि सरकार को क्या नीति बनानी है। यदि इनकी मानसिकता, इनकी विचारधाराओं के खिलाफ यदि कोई सरकार कोई पॉलिसी इम्प्लीमेंट कर दे पूरे देश में, तो दूसरे दिन उसकी सरकार ख़त्म हो जाएगी। एग्जाम्पल ले लीजिए इमरान खान को। इमरान खान को यदि किसी ने बनाया तो वहाँ की जो जासूसी एजेंसी हैं, जो तालिबानी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो सेना है, उन्होंने इनको बनाया था और ये धीरे धीरे उन्हीं का विरोध करने लगे। पूरी दुनिया जानती है। बता दें, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स है जो एक सर्वे करती है किसी भी देश की कि यदि कोई देश इन्हें वित्तीय मुहैया वित्तीय मदद दे रहा है तो ये अपने देश में क्या वास्तव में उन चीज़ों पे खर्च कर रहे हैं या फिर पाकिस्तान, जैसा कि पाकिस्तान को लेकर एक अवधारणा बनी हुई है अन्य देशों की, भैया ये तो आतंकवादी, नक्सलवादी, माओवादी का स्पॉन्सर करता है, ये तो कंपनी है, इसका खुद का मैन्युफैक्चर करता है ऐसी विचारधाराओं का, और लोगों को जिहादी बना के दूसरे देशों में भेज देता है कि जाओ मरो और मारो। तो वो यही कह सकते हैं सर्वे करता है कि यदि पाकिस्तान जैसा देश बेरोजगारी के ऊपर उसने पैसा मांगा, रोया, गिड़गिड़ाया देशों से, या शिक्षा पे मांगा, वहाँ के टूरिज़्म पे मांगा, वहाँ के बैंकिंग सेक्टर को मजबूत बनाने के लिए, वहाँ के रोड इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने के लिए, तो क्या वास्तव में इसने वहाँ पे खर्च किया या फिर किसी अन्य जगह खर्च किया? अगर ये क्या करता है ना, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो है, ये लिस्ट प्रोवाइड करेगा, ग्रेड होता है ABCD। तो हालांकि मुझे जहाँ तक उम्मीद है अभी तक इसको ब्लैक लिस्ट कर दिया गया है, पर कई ऐसे देश हैं जिन्हें खुशी मिलती, क्योंकि देखिए पाकिस्तान एक ऐसा देश है जहाँ पे बाज़ार, आजकल पूरी दुनिया बाजारीकरण हो चुकी है, तो बाज़ार बहुत अच्छा इसमें है। तो कुछ लोग, जैसे चाइना है, चाइना क्या करता है, यदि किसी देश को वित्तीय आवश्यकता है तो ये पहले खड़ा हो जाता है, कहता भैया कितना चाहिए बताइए, हम आपको दे रहे हैं। 2-4 बार आपको देगा, उसके बाद आपको कर्ज के जाल में इस प्रकार से बुन देगा ना कि आप समझ नहीं पाएंगे कि इस देश को हम लोग चला रहे हैं या चाइना चला रहा है। अभी आप देख सकते हैं कि श्रीलंका की वो स्थिति आ गई थी ना कि लोग एक एक दाने के लिए मोहताज हो गए थे, और हम्बनटोटा जो द्वीप था उसे वो 100 सालों के लीज पर ले रखा है। चाहे ताइवान हो, म्यांमार हो, तिब्बत हो, ऐसे तमाम देशों का उसने अधिग्रहण कर लिया है। और ऐसा कहा जा रहा पाकिस्तान का काफ़ी सारा जो क्षेत्र है, ठीक है, बंदरगाह के नाम पे उसने पूरी तरह से ले रखा है, और जो कि नेशनल सिक्योरिटी भी का भी भय है पाकिस्तान जैसे देश के लिए। तो इसको समझने के लिए सारी चीज़ों को आपको समझने की आवश्यकता होगी, तब आप इस चीज़ों को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड कर पाएंगे, अन्यथा नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान की ओर से भी कई बार तालिबान से कहा गया कि कुछ अन्य मांगों को स्वीकार करने के साथ लड़कियों की शिक्षा को अनुमति दें तो उसे आधिकारिक तौर पर मान्यता देने का रास्ता खुल सकता है। पाकिस्तानी विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जर्दरी ने न्यूयॉर्क में एक इंटरव्यू में इस तरह की बात की। मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि अब कहाँ गए ये मुस्लिम कंट्रीज़, कहाँ गए मुस्लिम देश? क्या इनको वकालत नहीं करनी चाहिए? क्या ये इस तरह का जो फरमान जारी किया गया तालिबानियों के द्वारा किसी भी देश में, जानते हैं बहुत ज़्यादा तो कुरान के बारे में नहीं जानता हूँ, पर इतना जानता हूँ कोई भी धर्म है वो इंसानियत के बारे में प्राथमिकता देता है। कोई भी धर्म ये नहीं बताता है कि नहीं इंसानों से आप नफ़रत करें, जीवों से नफ़रत करें, एक दूसरे की बुराई करें, अपने धर्म को श्रेष्ठ बताकर दूसरे की धर्म और आस्था का निंदा करें। कोई भी धर्म ऐसा नहीं बताता। तो अब सारे देश कहाँ चले गए? ठीक,
हमारे नुपुर शर्मा के बारे में आपको बता दें, छोटा सा स्टेटमेंट था, बहुत बड़ा नहीं था, हालांकि विपक्ष के लोगों ने कहा तो इनके भी मुंह से निकल गया। ठीक है, उन्होंने वही कहा जो इतिहास में लिखा गया है, जो हमने और आपने पढ़ा है, वो चीज़ें बाकायदा किताब में लिखी गई, उसी को नुपुर शर्मा ने बोला था। उसके बाद पता है नुपुर शर्मा का फतवा जारी कर दिया गया था। नुपुर शर्मा का सर कलम करने के लिए करोड़ों की संपत्ति रख दी गई थी, और इसी में एक देश नहीं, कतर तो बहुत आगे बढ़ चढ़ कर आ रहा था, इसका लाभ उठा रहा था। जितने भी मुस्लिम कंट्री थे सब बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे थे। अरे भारत जैसे देश का एक पढ़ा लिखा मंत्री कैसे ऐसी बात बोल सकता है। चलिए मानता हूँ आप लोग संगठित हो गए हैं उस समय जब भारत के बयानों पे। अब आपको आवश्यकता नहीं है संगठन बनाकर ऐसी विचारधारा के ऊपर आक्रमण कर दीजिए, इसको ख़त्म कर दीजिए, तबाह कर दीजिए, क्योंकि ये आपके ही बिरादरी के लोग हैं। वैश्विक स्तर पर फिर यही चर्चा होगी कि मुसलमानों के बीच ये कोई ज़रूरी नहीं तालिबान का ये स्थिति है। भैया आप कतर चले जाइए, सऊदी चले जाइए। हाँ, हालांकि कुछ मुस्लिम देशों में थोड़ा सा ढिलाई दिया गया महिलाओं को कि ठीक है यदि वो चाहे तो हिजाब नहीं पहन सकती हैं, पर आप भूल गए ईरान में इस समय क्या चल रहा है। ईरान में मैं समझता हूँ ड्रेस कोड को लेकर दुनिया का सबसे बड़ा आंदोलन चल रहा है। वहाँ पर जिस प्रकार से महिलाओं का कत्लेआम किया जा रहा है, उनका दमन किया जा रहा है, और महिलाएं भी नहीं डर रही हैं, अपने अधिकार के लिए किस प्रकार से सड़कों पर उतर रही हैं और वो मांग कर रही हैं कि मैं जो चाहूँगी वो मैं कपड़े पहनूँगी। अब सोचिए एक बहुत बड़ी सोशल इन्फ्लुएंसर थी ईरान की, शायद वो वीडियो बना रही थी और उनका जो हिजाब होता है थोड़ा सा कहीं से दिख गया था चेहरा वगैरह। उसके बाद वहाँ की जो स्थानीय पुलिस ले जाती है और उनको मार देती है। ठीक, और उनके साथ क्या की है भगवान जाने। और इसी बात का जब लोगों को पता चलता है तो पूरे देश में आंदोलन, दंगा सब कुछ हो गया। और पता है ईरान जैसे देश का कितना क्रिटिसाइज हो रहा है, दूसरे देश डर रहे हैं। तो मैं नहीं समझ रहा हूँ कि खाली पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ईरान एक ही नहीं, जितने भी मुस्लिम देश हैं उनकी स्थिति कहीं ज़्यादा है तो कहीं कम है। और दूसरे देशों के संदर्भ में कहते हैं अरे वहाँ पे मुस्लिम असुरक्षित है, महिलाएं असुरक्षित है, तुम्हारे देश में क्या, तुम्हारे देश में तो डिटेन बना दिया गया है। हालांकि इस एडिटोरियल को समझाने का ये सबसे अच्छा तरीका ऐसे ही आप लोग समझिए, क्योंकि इस प्रकार से भारत जैसे देश में जब किसी मुसलमान के साथ या मुस्लिम महिला के साथ थोड़ा सा कुछ इशू मिल जाता है ना, थोड़ी सी कुछ गलती मिल जाती है, तो ये लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं और जितने भी मुस्लिम कंट्री सब धावा बोल देते हैं भारत के ऊपर। आज आवश्यकता है कि पूरी दुनिया को एकजुट होकर ऐसे मानसिकता के लोगों को, ऐसे मानसिक उत्पीड़न से कह सकते हैं, ऐसे ये देश नहीं है यार, ये डिटेन सेंटर चला रहे हैं। ये मैं बता दूं कतर, ईरान, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, ये सब देश आपको लग रहे हैं ये डिटेन सेंटर चला रहे हैं। यदि आप वैश्विक अधिकारों की बात करते हैं, वैश्विक मानवाधिकारों की बात करते हैं, तो उनके बारे में भी सोचिए, वहाँ की औरतें किस प्रकार से संघर्ष कर रही हैं अपने जीवन को लेकर। तो यही आज के कह सकते हैं एडिटोरियल में था। पूरा स्पष्टीकरण गहराई के साथ मैंने आपके सामने रख दिया है। आप इस विषय में विचार विमर्श करिएगा, अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार के लोगों के साथ इस विषय में ज़रूर बात करिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।